दोस्तों, इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक ग्लोबल की जानिब से। क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन ट्रेजेडी इज अनफोल्डिंग इन अफगानिस्तान। तालिबान पूरे मुल्क पर काबिज हो गया, लोग भागने को तैयार हैं, सिर्फ विदेशी नहीं, मूल अफगान के भी। और इस रिपोर्ट में मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि और सृष्टि मेरे साथ हैं और हम लोग आपको बताएंगे ताज़ा खबर अफगानिस्तान से कि अफगानिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। बिल्कुल मेजर गौरव आर्य, जैसे कि आपने कहा है, एक ऐसा मुल्क जहां पर हाहाकार मचा हुआ है, एक ऐसी दहशत जो कि कभी नहीं देखी होगी और हम सब एक ऐसी दहशत के गवाह बन रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम बता दें कि वो खबर ये है कि उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया। अफगान सेना के विमान को मार गिराया गया है, ये उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया। मेजर जी, कह रहे हैं कि एयर स्पेस का उल्लंघन पे कार्रवाई। तो देखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज़, बिग ब्रेकिंग है कि उज्बेकिस्तान का ये कहना है कि अफगान विमान एयर स्पेस के उल्लंघन के करते हुए उनको मार गिराया है। ये जो कन्फ्लिक्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है निधि, ये कन्फ्लिक्ट जो है ये एस्केलेट करती ही चली जा रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। वहाँ पे नदर्न अलायंस की बात हो रही है, अमरुल्ला सलेह और अहमद मसूद वहाँ पे मिलकर बात कर रहे हैं पंजशेर में। यहाँ पे एक जहाज़ गिरा दिया जाता है, यहाँ पे एक ह्यूमन ट्रेजेडी हमारे आंखों के सामने है। और ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये कुछ यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे लोग घायल या मृत पड़े हुए हैं ज़मीन पे और उनकी देखभाल करी जा रही है। और अफगानिस्तान एयरफोर्स का जहाज उज्बेकिस्तान ने मार गिराया है फॉर वायलेशन ऑफ एयर स्पेस। उनके हवाई एरिया में दखल करने के लिए, वो उनके हवाई एरिया में घुस गए थे, तो वहां पे वो लोग घुस गए। क्या ये एक नई मुसीबत है मेजर जी कि एयर स्पेस में उल्लंघन करना विमान का और फिर मार गिराना उज्बेकिस्तान का? बिल्कुल, देखिए ना, नई मुसीबत में मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको आइडिया नहीं कि कौन उस जहाज में आ रहा है और वहां से लोग भाग रहे हैं हर जगह। अब कहां पे भागेंगे? तजाकिस्तान में भागेंगे, उज्बेकिस्तान में भागेंगे, कजाकिस्तान में भागेंगे, पाकिस्तान में भागेंगे, जहां रास्ता आसपास मिलेगा वहां पे भागेंगे। और कोई भी मुल्क अलाउ नहीं करेगा एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट विदाउट परमिशन लैंड करने की। देखिए, अगर इंडियन एयरफोर्स भी वहां पे प्लेन लैंड कर रही है काबुल के एयरपोर्ट में, तो किसी ना किसी की इजाजत से कर रही है। जो हमारे दो स्टैंड बाय पे एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट हैं, वो भी बिना इजाजत के वहां से लैंड नहीं कर रहे, ना बिना इजाजत के टेक ऑफ कर रहे हैं। अफगानिस्तान एक डिक्लेयर्ड वॉर जोन है लगभग आज तक, क्योंकि रिकॉग्निशन जो है अफगान तालिबान को सिर्फ चीन से आया है। और वहां पे ह्यूमन ट्रेजेडी देखिए, लोग भाग रहे हैं वहां पे। देखिए आप किस तरीके से अपने स्क्रीन पे देखिए, लोग परेशान हैं, भाग रहे हैं, पीछा कर रहे हैं प्लेन का कि हमें भी अपने साथ ले जाओ। सृष्टि, बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर हम जो लगातार मेजर दिखा रहे हैं, ये बहुत हैरानी वाली तस्वीर है, क्योंकि शायद जो तबाही तालिबान की 20 साल पहले देखी है अफगानिस्तान के लोगों ने, ये उसी का मेजर डर है जिसकी वजह से वो मरना मंजूर कर रहे हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान में रहना नहीं चाहते। बिल्कुल, आप बात ठीक कह रही हैं सृष्टि। आप देखिए ना कि 1996 में जब तालिबान आया था तो यही हमने नज़ारे देखे थे। ये एयरप्लेन के पीछे भागना या चॉपर से इवैक्यूएट करना, ये सब हमने नहीं देखा था। लेकिन किस तरीके से तालिबान ने लोगों को फांसी पर लटकाया, किस तरीके से तालिबान ने लोगों को मारा, औरतों बच्चों को मारा। अब यही डर है, यही दहशत है जो फोर्स कर रही है इन लोगों को कि आप जहाज के पीछे भागो। आज देखा हमने 3 लोग लटक के, जहाज उड़ गया, उसमें लटके हुए थे, फिर ऊपर से नीचे गिर गए, मौत उनकी हो गई। तो ये सब चीजें अब हमें सुनाई दे रही हैं। अब लेटेस्ट पता लग रहा है कि जी एक अफगान एयरफोर्स का उज्बेकिस्तान ने जहाज गिरा दिया है वहां पे दूर पंजशेर में, जो कि नॉर्थ, आप लगा लीजिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, लगभग अफगानिस्तान के बिल्कुल कोने में जाके है। वहां पे अहमद मसूद, जिनके पिताजी थे अहमद शाह मसूद, जिनको लायन ऑफ पंजशेर भी कहा गया था, जो एंटी तालिबान फाइटर थे, वहां पे अमरुल्ला सलेह, जो वाइस प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर NSA ऑफ अफगानिस्तान, वो इन सबके साथ मिलकर प्लानिंग हो रही है तालिबान को पलटने की। जी, और मेजर एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, आपको बता दें, इस ताज़ा हालात के बीच में लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। और बड़ी खबर जो हम बता दें कि देखिए, ये जो भगदड़ मची है, ये जो अफरा तफरी का आलम है, ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच अमरुल्ला सालेह, जैसा कि आप बता रहे थे मेजर, अमरुल्ला सालेह ने संबोधित किया है और हवाई क्षेत्र पंजशीर में समर्थकों को संबोधित किया गया है। देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई है मेजर कि यहाँ पर सबकी नजरें अभी फिलहाल अफगानिस्तान पे हैं कि करते क्या। जो नेता सरेंडर कर चुके हैं उन पर नजरें टिकी हुई हैं कि अब वो क्या करेंगे। जी, जैसे देखिए, पर एक मैं बात आपको बता दूं निधि क्लियरली, अमरुल्ला सलेह ने बोला कि ना मैंने सरेंडर करा है, ना कभी मैं सरेंडर करूंगा, और वो इस प्रकार का आदमी है भी नहीं। अब देखिए, वो गए किसके पास? वो अहमद मसूद के पास गए, अहमद शाह मसूद के बेटे के पास। अहमद शाह मसूद वो शख्स है जिसने अपनी जिंदगी बिता दी तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए, और पहले वो फ्रीडम फाइटर भी थे। वो रूस के खिलाफ भी लड़े हैं जब रूस
कब्जा था रूस का अफगानिस्तान के ऊपर। तो एक जिसको कहते हैं बहुत लंबी चौड़ी उनके फैमिली की लीनियज है लड़ने की, वॉरलॉर्ड हैं बहुत बड़े वो, और उनके साथ जाके अमरुल्लाह सलेह मिल गए, उनकी शरण में चले गए और वो लोग प्लान कर रहे हैं किस तरीके से तालिबान को अटैक करना है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये अटैक यहाँ पर किया जा रहा है, संबोधन यहाँ पर दिया गया। जी, ये आपने देखा किस तरीके से अमरुल्लाह सलेह जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के, वो पंचेर चले गए हैं और उन्होंने यहाँ पे संबोधन करा है। अब संबोधन अपनी भाषा पश्तो में या फिर दरी में करा है, मुझे ये नहीं पता कौन सी जबान बोल रहे हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज है और लोगों के साथ संबोधन करा है, सबको जोड़ने की कोशिश करी है, क्योंकि वही यही वादा करा था। और निधि, मैं आपको बताता चलूं कि यही वादा करा था अमरुल्लाह सलेह ने, और यही वादे को लेकर अमरुल्लाह सलेह आगे बढ़ रहे हैं कि हम अगर ये काबिज हो भी गए काबुल में, हमारी जंग खत्म नहीं हुई, फिर से नदर्न अलायंस जो है सर खड़ा करेगा, फिर से हम लोग लड़ेंगे, फिर से हम लोग एकजुट होकर तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे। मैं यही मेजर आपसे समझना चाह रही थी, अब आगे का रास्ता क्या होगा, कैसे कैसे संभाला जाएगा अपने आप को और कैसे दुनिया के सामने स्टैंड कर पाएगा? देखिए, अभी तक अमेरिका जो है, अमेरिका ने तो वहां से हाथ पीछे कर लिया, अब वहां पे आ गया चाइना। अब ये देखना पड़ेगा कि चाइना का रवैया क्या है इन सब लोगों के। मुझे लगता है एंटी होगा, क्योंकि चाइना ने सारा का सारा अपना जो, जिसको कहते हैं कि पत्ते जो चाइना ने अपने फेंके हैं, जो चाल चली है शतरंज की, वो चली है तालिबान के हक में और तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो जिस तरीके से मामला अभी चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी चाइना कुछ नहीं करेगा, वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। लेकिन यहाँ पे सृष्टि आप देखिएगा कि जो इनके फाइटर्स हैं नदर्न अलायंस के, सो कॉल्ड नदर्न अलायंस के जो फाइटर्स हैं, ये अहमद मसूद के जो फाइटर्स हैं, उनको इकट्ठा करने की कोशिश है और तालिबान से लड़ने की कोशिश है। बिल्कुल मेजर, लेकिन अभी क्या फायदा है? जब आपको लड़ना था, जब आपको खड़ा होना था, तब आपने आत्मसमर्पण कर दिया। सबसे बड़ा सवाल जो सभी पूछ रहे हैं, एक आम नागरिक भी पूछ रहा है कि क्या अफगान की जो सेना थी वो इतनी ज्यादा कमजोर थी कि उन्होंने अपने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए? नहीं, बिल्कुल सेना सिर्फ कमजोर ही नहीं थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि रशियन न्यूज़ एजेंसी ने ये बोला था कि ये जो इनके अशरफ गनी भागे हैं हवाई जहाज में, तो काफ़ी ये जिसको कहते हैं कि कैश लेके अपने साथ डॉलर्स लेके भागे हैं, और इतने ज़्यादा पैसे थे कि उनका जो चॉपर था वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था, तो कुछ पैसे वो ज़मीन पर ही छोड़ गए, 2-3 गाड़ियाँ। इतना पैसा था उनके पास। ये पैसा कहाँ से आया? ये ऑब्वियसली अफगान सरकार का पैसा तो नहीं है कि बैंक से आपने सेल्फ का चेक दे के विड्रॉ कर लिया। ये पैसे किसी न किसी ने इतनी भारी मात्रा में दिए हैं, उन्होंने पैसा लेके दगा दिया अपने लोगों को, वो वहाँ से निकल पड़े। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आता है चीन, यानी कि उनके जाते ही एक टेलीवाइज्ड इंटरव्यू उनका आया, वो वहां पे थे नहीं उस वक्त, रिकॉर्डेड इंटरव्यू आता है, और उसके बाद ये सब लोग, चाहे मार्शल हो उनके, चाहे फिर उनके और दीगर नेताओं बड़े बड़े, कोई पाकिस्तान भाग जाता है, कोई उज्बेकिस्तान चला जाता है, कोई बाहर चला जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये वहां पे अफगानिस्तान वालों को छोड़ जाते हैं। निधि, आप देखिए यहां पे इमेजेस जो हैं स्क्रीन पे, इसके बारे में जरा हमें बताइए। बिल्कुल मेजर गौरव आर्या, ये एक ऐसी तस्वीरें हैं जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। जब यूएस का विमान यात्रियों को लेकर जा रहा था तो उस बीच ऐसी भगदड़ मची। ये देखिए भगदड़ ऐसी कि लोग जो व्हील्स हैं विमान के, उस पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। जैसे ही विमान आगे बढ़ रहा था, उस पर लोग व्हील्स पर चढ़ने की कोशिश करने लगे बिना अपनी जान की परवाह किए। ये एक ऐसी भगदड़ थी, अपनी जान बचाने की कोशिश के लिए अफरा तफरी थी। और ये देखिए अफरा तफरी की तस्वीरें, जैसे ही यूएस एयरफोर्स का ये विमान आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग भी बड़ी तादाद में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी जान बचाने की। किसी तरह से काबुल से निकलने की कोशिश है और इसीलिए ये आप अफरा तफरी का आलम देख रहे हैं। यूएस एयरफोर्स का ये विमान जो कि आप देख रहे हैं, जिसके साथ साथ काबुल एयरपोर्ट पर इतने ज्यादा लोग एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से मेजर ये जान भी चली जाती है 3 लोगों की, क्योंकि वो विमान के चक्कों पर
वहां पर चक्कों पर उसको पकड़ लेते हैं और फिर जब उड़ान भरता है तो वो मौत की उड़ान साबित होती है। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है। और इसमें एक और बात है कि ये दिखाता है डेस्परेशन कितना है। ये जबरदस्त किस्म का डेस्परेशन है, जबरदस्त किस्म का डेस्परेशन है। और ये वो लोग हैं, मैं बार बार सुबह से यही बात कह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने तालिबान को देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये देखा है कि तालिबान की कारकर्दगी क्या है। और ये लोग ये हैं जो ये जानते हैं कि तालिबान में दिल बिल्कुल नहीं है, तालिबान हिसाब रखता है। और जो उनसे अग्री नहीं करता सरतन से जुदा, सीधी बात है, तालिबान की एक ही पनिशमेंट है। और इनको लग रहा है कि तालिबान इनके पीछे पड़ेगा। तो ये आप इमेजेस देखिए सृष्टि। बिल्कुल, देखिए मेजर, अब हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि काबुल कश्मीर से कितना दूर है। मैप के जरिए हम दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार तालिबान से सावधान भारत को रहना है। जम्मू कश्मीर और काबुल की दूरी भारत से 518 किलोमीटर दूर है तालिबान, क्योंकि जिस तरीके का मंजर इस वक्त देखा जा रहा है उससे यह समझना होगा कि भारत को आखिरकार किस तरीके से अब सीधे तौर पर मेजर यहां पर अपने आप को महफूज करना होगा। तालिबान से भारत को सावधान रहना होगा। और काबुल और जम्मू कश्मीर के बीच की दूरी भारत से मात्र 518 किलोमीटर दूर है। क्या मायने समझे जाएं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है मेजर कि ये नया तालिबान है, लेकिन ये और खतरनाक भी हो सकता है। हमारी सहयोगी हिमानी भी, मेजर माफ कीजिएगा, हमारी सहयोगी हिमानी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं, कुछ जानकारी उनके पास भी है। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, इस वक्त मैं बता दूं एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ये AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तालिबान से बातचीत की वकालत करते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि भारत को तालिबान से बातचीत करनी चाहिए, हमारा बड़ा निवेश है वहां पर। ऐसे में आप देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आती है इसको लेकर कि तालिबान से बात करनी चाहिए। जहां एक तरफ तालिबान वो पुराना तालिबान नहीं है, ये तालिबान पिछले तालिबान से ज्यादा पढ़ा लिखा की अगर बात कर लीजिए या सोशल मीडिया पर एक्टिव होने की बात अगर कर लीजिए, तमाम प्रोपेगेंडास जो वीडियोस हैं वो उसकी तरफ से हम देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन रिपब्लिक भारत ने जब बातचीत की, उनसे प्रतिक्रिया इस पर लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा रिपब्लिक भारत से कि तालिबान से बात करे भारत। तालिबान पर असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सुनिए। भारत सरकार को तालिबान से गुफ्तगू करनी चाहिए, डायलॉग करनी चाहिए। बहुत से लोग मुझे क्रिटिसाइज किए, बट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इस बात को कहे कि हाँ उनसे बातचीत करना चाहिए, उनके रेग्रेसिव पॉलिसीज को कोई मानता नहीं, मैं भी कहता हूँ, मगर हमने बातचीत ही नहीं की, आपने कोई बात नहीं की। अब खतर में आप जाते हैं, जाकर बातचीत करते हैं। उज़्बेकिस्तान में जब उनसे बातचीत होती है तो आप खाली ऑब्जर्वर बन के जाते हैं, जबकि हमने $3 बिलियन इन रिकंस्ट्रक्शन अफगानिस्तान में हमने एक लगाया है। पार्लियामेंट अफगानिस्तान की बनाई जो 2015 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो अफगानी जो प्रेसिडेंट भाग गया ताजिकिस्तान को, हमने दोनों ने इनॉग्रेट किया। सालामा डैम भारत के पैसों से बनाया गया। अफगानी स्टूडेंट का स्कॉलरशिप, छाबार पोर्ट, $3 बिलियन इन्वेस्ट करने के बाद भी आज हम ये देखते हैं कि जो हालात दुनिया देख रही है, सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का बोलना है, ओवैसी का नहीं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो अनगवर्नड एरियाज हैं वहाँ पर उनका बोलना ये है कि अल-कायदा और आइसिस अपने रिक्रूटमेंट को सीरिया से, इराक से इन इलाकों में शिफ्ट कर रहे हैं और अफगानिस्तान के हेलमंड प्रोविंस में जैश ए मोहम्मद वहां पर है। जी, आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी का बयान, और टेक्निकली स्पीकिंग ये गलत नहीं कह रहे। एज अ डिफेंस एक्सपर्ट या एज अ डिफेंस एनालिस्ट, आई शुड से, नॉट एन एक्सपर्ट बट एन एनालिस्ट, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर वहां पे तालिबान की सरकार है तो आपको तालिबान से ही बात करनी पड़ेगी। अशरफ गनी से तो बात करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वो अफगानिस्तान में है ही नहीं। सरकार के सारे लोग भाग गए हैं, आर्मी ने सरेंडर कर दिया, वहां पे है कौन? तालिबान। दूसरा पॉइंट जो ओवैसी साहब ने बताया, ये बोला कि साहब देखिए $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, वो डैम भी हमने बनाया, पार्लियामेंट भी बनाई, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने बोली, जिसके बारे में मीडिया बात नहीं कर रही, बात करनी चाहिए अनगवर्नड एरियाज ऑफ अफगानिस्तान। अनगवर्नड एरियाज ऑफ अफगानिस्तान, वहां पे सिर्फ हेलमंड की बात नहीं है जहां पे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, अनगवर्नड एरियाज ऑफ अफगानिस्तान, वहां पे इस्लामिक स्टेट और अलकायदा का ये डर है कि दोबारा वो अपनी नींव वहां से, जिसको कहते हैं कि गाड़ दें जमीन पे और वहां से दोबारा अपना एम्पायर खड़ा करें। तो तीनों पॉइंट जो ओवैसी साहब ने बोले गलत पॉइंट नहीं है और डिप्लोमेसी के एंगल से दिस थिंग। बट एक और बात मैं कहना चाहता हूं,
इंडिया इज ऑलरेडी इन टच विद द तालिबान। इंडिया ऑलरेडी बात कर रही है, जिस लेवल पे इंडिया को लगता है कि तालिबान से बात करनी चाहिए, इंडिया इज एंगेजिंग विद द तालिबान और लगातार उनसे एंगेजमेंट चल रहा है इंडिया का तालिबान। ये मीडिया में भी, फॉरेन मीडिया में और दीगर जो अपने बड़े बड़े न्यूज़ एजेंसीज हैं वहाँ पे ये बात ऑलरेडी आ चुकी है। निधि बिल्कुल, लेकिन मेजर एक मेरा सवाल ये था कि क्या तालिबान इस लायक है कि उससे बातचीत करनी चाहिए, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी सवाल कर रहे हैं, और क्या 7 साल में तो ये तो अफगानिस्तान को खुद नहीं पता था कि वो इस तरह से वो घुटने टेक देंगे या उन पर इतना हमला हो जाएगा। तो क्या ऐसी सिचुएशन थी जो असदुद्दीन ओवैसी जिसका इशारा कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इशू ये है कि तालिबान जैसा भी हो। जी माफ कीजिएगा मेजर गौरव, मैं आपको रोक रही हूं, मैं आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर जो दर्शकों को बता दें, वो बड़ी खबर ये कि अफगानिस्तान संकट पर भारत का बयान सामने आया। भारत ने कमर कस ली है अपने नागरिकों को वहां से वापस लाने की। मौजूदा हालात पर हमारी पूरी नजर है। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का कहना है। भारतीयों के संपर्क में है, जो वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं उनके संपर्क में है, जो सिख और हिंदू फंसे हुए हैं उनके संपर्क में है। ये भारत सरकार का बयान सामने आया है और ये बड़ी बात है मेजर कि अब भारत ने पूरी कमर कस ली है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, और हम लोग अपने लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं, ये तो भारत करता ही चला आ रहा है, तो इसमें कोई ये अच्छी बात है। रादर ये बहुत बढ़िया बात है कि भारत ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बयान दिया, और जितने भी वहाँ पे हिंदू और सिख भी हैं वहाँ पे जो फंसे हुए हैं उनको यहाँ पे इंडिया में लाना चाहिए, और जो वहाँ के अफगान मूल के भी हैं, अगर सिटीजनशिप की बात हो तो उनको यहाँ पे सेटल करना चाहिए, कागज़ देने चाहिए, सिटीजनशिप देनी चाहिए उनको, ये मैं मानता हूँ, और ये अच्छा काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। वापस हम आते हैं जिस मौजू पर हम लोग बात कर रहे थे, और इसमें क्या है कि अफगानिस्तान को तो ये लोग छोड़ के चले गए। अब ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि क्या अफगान तालिबान से उनको बात करनी चाहिए। मैं मानता हूँ बात करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, ये भी हो, अगर आप तालिबान से बात नहीं करेंगे और फिर अफगानिस्तान की जमीन अगर जैश ए मोहम्मद इस्तेमाल करता है या लश्कर ए तैयबा इस्तेमाल करता है तो फिर क्या होता है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, हमें यह देखना है कि फिर क्या होगा। तो ये बात बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर फिर क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन मेजर, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि तुगलकी फरमानों के लिए तालिबान जाना जाता है, और हम ये समझ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि सीधे एक नया तालिबान होगा ये, और बहुत सारी टेक्निकलिटीज भी इनको समझ में आती हैं। तो आखिरकार क्या नया हो सकता है इस बार, क्या बदलाव होगा? देखिए, ना हम तालिबान के माँ बाप हैं, ना हम तालिबान के टीचर हैं कि हम तालिबान को नैतिकता सिखाएं या तालिबान को बोलें तुम बुरे हो। उनका जो भी फरमान है वो उनके और उनके लोगों के लिए है। हमें सबसे पहले हिंदुस्तानियों को बचाना है, और जो इंडिया की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, जो इंडिया ने पैसा लगाया है, उसको सेव करना है, और कैसे अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन होंगे फ्यूचर में, ये हमें देखना है। तो ज़्यादातर हम लोग क्या कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इसलिए भी सफ़र करती है क्योंकि हम ज़्यादा वो नैतिकता वाली चीज़ों में घुस जाते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हाँ ठीक है, एक लेवल तक ठीक है, लेकिन फिर रियल पॉलिटिक में हमें जाना चाहिए, और रियल पॉलिटिक ये कहती है कि साहब ठीक है, जहाँ पे भारत का फायदा है भारत वहाँ की बात करेगा। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात आपने कही मेजर गौरव आर्या, और ये सृष्टि बहुत बड़ी, जो दहशत और डर का आलम है वो ही हमें मेजर बता रहे हैं। लेकिन मेजर, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब हमें भी पैनी नज़र रखनी होगी इस पर। नहीं, इवैक्यूएशन प्रोसेस कोई भी इवैक्यूएशन प्रोसेस है वो कभी आसान नहीं होता। इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो हर वक्त डिफिकल्ट। और इस वक्त एक और मेजर बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, हमें बताना होगा दर्शकों को। आज रात दिल्ली पहुंचेगा भारतीय विमान, जो अफगानिस्तान से, काबुल से लेकर यात्रियों को दिल्ली पहुंचेगा, भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचेगा ये विमान। ये बड़ी बात है कि अब लगातार इवैक्यूएशन जो प्रोसेस है, जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है, वो तेज होती जा रही है। सृष्टि, बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी हम लगातार दे रहे हैं, क्योंकि भारत ने पहले भी अभी ये ऐलान किया है, साफ तौर पर कहा है कि अपने लोगों को हम सुरक्षित महफूज वहां पर निकालेंगे वहां से, क्योंकि एयरपोर्ट पर जो लोग फंसे हुए थे निधि, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उनसे हमारी लगातार बातचीत हुई थी, और मेजर वो लगातार कह रहे थे कि हम संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं और हम बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, और भारत ने विमान भेजा है और सभी को वापसी करवाई जाएगी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, भारत ने विमान भेजा भी है, और भारत ने वहां से 2 विमान एयर इंडिया के स्टैंड बाय पर भी हैं कि इमीडिएटली उनको वहां से इवैक्यूएट करा जाए और यहाँ पे लाया जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी बात नहीं है, सरकार सुन रही है, देश सुन रहा है, और हमें पता है कि हमारे भाई बहन वहां पे हैं, उनको वहां से निकालना है। ऐसा हो नहीं सकता कि भारत अपने वहां पे नागरिकों को छोड़ दे। ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है, क्योंकि हम जिम्मेदारी लेते हैं। मेजर सराउंडिंग्स हैं, आसपास गोलियों की आवाज आ रही है, तालिबानियों ने पूरा अटैक कर दिया है, पूरा सराउंडिंग को कवर कर दिया है। तो ऐसे में जो अंदर फंसे हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पर, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन लोगों के लिए। नहीं, बिल्कुल वो डरे तो हैं ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये
जो हम बात करते हैं गन फायर की, जो हम बात करते हैं गोलियों की आवाज़ की, तो इससे कोई भी सिविलियन डर जाएगा जिसको आदत नहीं है। लेकिन ठीक है, उनको अभी थोड़े से हौसले से काम लेने की ज़रूरत है और इंडियन एयरफोर्स का जहाज़ आज रात को यहाँ पे पहुँच जाएगा और बाकी जो 2 जहाज़ हैं, जैसे ही होता है प्लानिंग इनकी, उसी तरीके से ये लोग वापस और लोगों को लेकर आएंगे। बिल्कुल मेजर, इस वक्त हमारी सहयोगी हिमानी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास में कुछ बड़ी जानकारी। हिमानी, ओवर टू यू। बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बता दूं जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो ये कि यूएनएससी में अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि ठीक 7:30 बजे का वक्त जो मुकर्रर किया गया था, तब ये बैठक शुरू हो जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान राज को लेकर दरअसल ये बैठक होनी है। क्या कुछ दुनिया भर के जो देश है उनका रुख इस पर रहता है, ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। देखिए, जहां तक हम बात चीन की कर रहे हैं लगातार, तो वो उसको ऑलरेडी मान्यता दे चुका है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो वो ऑलरेडी उसको मान्यता दे चुका है। अब यहाँ पर ये हम जो यूएनएससी की जो ये बैठक हो रही है, इससे इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आता है, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान राज ये हो रहा है, देख रहे हैं हम एक के बाद एक किस तरह से तेजी के साथ तालिबान कब्जा करता चला गया अफगानिस्तान के उन तमाम प्रांतों पर। अब उसके बाद इसी को लेकर ये बैठक निधि और सृष्टि यहाँ पर हो रही है, तो इस बैठक पर सभी की निगाह रहेगी कि क्या कुछ रहने वाला है दुनिया के उनका रुख। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, और इस बार अध्यक्षता भारत कर रहा है इस 1 महीने के लिए यूएनएससी जो सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक है, इस पर भारत मेजर बुलंदी के साथ अपनी बात रखेगा। अफगानिस्तान का मुद्दा बहुत बड़ा है इस वक्त। देखिए, भारत अपनी बुलंदी से जरूर बात रखेगा, लेकिन आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, ये 7:30 बजे कुछ भी करें। क्यों? उसके 2 वजूहात हैं। नंबर 1, चाइना का वीटो पावर है, और जो बिग 5 हैं यानी कि अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके, इनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। और अगर चाइना का वीटो पावर है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं हटेगा। दूसरी चीज है कि हम लोग क्या चाहते हैं भारत करे वहां पे, हम लोग चाहते क्या है, क्योंकि भारत के इंटरेस्ट कहां है यहाँ पे। अब वहां पे अफगान तालिबान तो बैठ गया है, भारत क्या बोलेगा? तालिबान को निकाल दीजिए, तालिबान को निकाल दीजिए, इसका मतलब वहां पे 1-2 लाख की फोर्स भेजिए, फिर आप इंडियन आर्मी को वहां पे भेजिए, यूनाइटेड नेशंस के ही कवर में भेजिए, लेकिन भेजिए फिर। और कितने मुल्क हैं जो वहां पे अभी अपने ट्रूप्स डालने की कोशिश करेंगे। अब सब मामला सेटल हो गया, चाइना आपका वीटो करता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कोई बड़ा कदम, हाँ कोई अनाउंसमेंट जरूर होगा, कोई स्टेप जरूर होंगे 7:30 बजे। ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो सब लोग होप कर रहे हैं कि अचानक 1-2 लाख की कंटिजेंसी फोर्स वहां पे लैंड कर जाएगी अफगानिस्तान में, मुझे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखाई दे रही है। चाइना ने तो दोहरी चाल मेजर सामने ले आई है कि अपने तालिबान को दोस्त बता दिया है और आगे उससे रिश्ते अच्छे करने की बात कही जा रही है। हिमानी के पास चलते हैं, जल्दी से हिमानी के पास चलते हैं, न्यूज रूम में हमारे साथ। जी हाँ, तो जिस तरह से हम यहाँ पर लगातार बता रहे हैं कि यूएनएससी, और जिस तरह से यहाँ पर मेजर गौरव भी यहाँ पर कह रहे थे कि देखना होगा, और आपने कहा यहाँ पर भारत अध्यक्षता कर रहा है, जाहिर सी बात है तो देखना यह होगा। अभी थोड़ी देर बाद क्या कुछ ऐलान इस पर होते हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन देखिए कि तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, लगातार ये तस्वीरें जो काबुल एयरपोर्ट से सामने आ रही है, निधि, सृष्टि, कि किस तरह से लोग वहां से बस निकल जाना चाहते हैं, और वहां पर कई भारतीय हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी उन भारतीयों से वहां पर बात हुई थी जो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, और वो खौफ उनसे बातचीत करते हुए मैं साफ तौर पर महसूस कर पा रही थी, निधि और सृष्टि, कि किस तरह से वो लोग वहां पर खौफ में हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे उनके साथ हैं, और बस उनको ये इंतजार है कि कब जल्द से जल्द वो अपने वतन वापस लौट पाए। देखिए, ये तो फिर भी अपने वतन वापस एक आस इनको है, लेकिन जो वहां की आवाम है उनके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा है कि आखिर वो कहां पर जाएं। तो वो बहुत ज्यादा संकट में है, वो बहुत ज्यादा परेशानी में है, और उनकी बेबसी, उनकी लाचारी आज सुबह से ही हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से, आप देखिए, काउंटर्स पूरे एयरपोर्ट के खाली पड़े रहे। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं काबुल में, किस तरह से तालिबान का ये जो आतंक है वो देखा गया काबुल एयरपोर्ट पर भी, जब फायरिंग हुई और फिर जवाबी फायरिंग अमेरिकी सैनिकों ने भी की। और उसके बाद दूसरी तस्वीर हम वो भी दिखा रहे हैं जहां पर शहर में भगदड़ मची हुई है, जिसके हाथ में जो आ रहा है उसके बाद वो चलता चला जा रहा है, किस मंजिल की तलाश में, कहां, कुछ नहीं पता। और अब वापस हम चढ़ेंगे कुछ और खबरों के लिए सीधा स्टूडियो। ओवर टू यू। जी निधि एंड सृष्टि। जी हिमानी, जैसा कि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, बस मेजर देखिए तस्वीरें बहुत दर्दनाक हैं। यूं ही सामान लेकर सड़कों पर निकल गए हैं, न मंजिल का पता है, न ये पता है कि जाना कहां है और अब कहां जाएंगे ये लोग, क्योंकि किस देश में जाकर रेफ्यूजीज होंगे ये भी नहीं पता है। आखिर कैसे निकलेंगे यहां से?
नहीं, मुझे तो कोई सूरत हाल नहीं लगता जब तक पाकिस्तान अपने बॉर्डर न खोले, तजाकिस्तान बॉर्डर न खोले, क्योंकि लैंड रूट यहीं से मिलता है। हो सकता है ईरान अपना दिल बड़ा करे और बोले कि ठीक है 1-2 लाख रेफ्यूजीज हम लेते हैं, पाकिस्तान अपना दिल और बड़ा करे। पाकिस्तान ने ऑलरेडी काफ़ी रेफ्यूजीज ले रखे हैं, लेकिन एंड में बात यही है कि रेफ्यूजीज आपको लेने पड़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस का फरमान है, आप ब्लॉक नहीं कर सकते। चीन का बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान के साथ। चीन तालिबान को इतनी मुबारकबाद दे रहा है, उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। चाइना को लेने चाहिए कुछ 5-10 लाख अफगान अपने एरिया में बसाएं, वो चाइना को भी करना चाहिए। जब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लेना बात चाहिए, आगे बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपने, दिया, आई एग्री विद यू। चाइना को भी लेना चाहिए। हम क्यों भूल जाते हैं सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, चाइना का भी तो बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान के साथ। वाखान कॉरिडोर के थ्रू आप ले जाइए लोगों को और वहां पे बसाइए वहां पे। बिल्कुल जाहिर तौर पर मेजर। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से महिलाएं वहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं, जो यहां पर भी अफगान की महिलाएं आई थी, उनसे जब रिपब्लिक ने बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारे लिए वहां जीना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। आखिरकार कैसे अब जिंदगी बीतेगी वहां? नहीं, जिंदगी देखिए, बात यह है कि ये तो कॉन्शियस वाली बात होती है दुनिया की। इसमें क्या जिंदगी उनकी बीतनी, उनकी जिंदगी खत्म हो गई। मैं तो बता रहा हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, तालिबान अलाउ ही नहीं करता बिना महरम के। यानी कि अगर वो घर से बाहर निकलें तो उनका एक भाई या पति या बाप साथ में होना चाहिए, डायरेक्ट मेल रिलेटिव। अच्छा, पढ़ाई की बात तालिबान आश्वस्त कर रहा है कि महिलाएं बच्चियां वहां पर पढ़ सकती हैं आगे, इस पर भरोसा कर सकते हैं? देखिए, पिछली बार तो उन्होंने मलाला यूसुफजई के सर पे गोली मार दी थी पढ़ने के जुर्म पे। उसने कुछ बोल दिया था कि पढ़ाई लड़कियों की होनी चाहिए, तो मलाला यूसुफजई के सर पे गोली मार दी थी इसी तालिबान। अब मुझे नहीं पता ये अगर बदला हुआ तालिबान है और सडनली तालिबान ये कहे कि नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर ऐसा कुछ स्लोगन तालिबान दे दे तो मैं तो बिल्कुल भौचक्का रह जाऊंगा। आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड। और मेजर ये तो बात सामने, मैं आपको तस्वीर बताऊं, लेकिन उस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है कि जो बड़ी खबर आ रही है, अफगानिस्तान संकट पर भारत का बयान आ चुका है। भारत लगातार कोशिश कर रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की, लेकिन एक बड़ी खबर ये कि भारी कैश लेकर भागे हैं अशरफ गनी। अब देखिए मेजर, ये तो ऐसी बात हुई कि आप पहले से ही घुटने टेक चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, बस अब भागना ही एक इलाज था, तो आप भाग गए लोगों को छोड़कर बीच में। ये सिर्फ भागे नहीं है, बेच के भागे हैं। देखिए, दोनों में फर्क होता है। एक है डर के मारे भागना, एक है बेच के भागना। इन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा निधि, और सृष्टि आप भी गौर करिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा, इन्होंने पैसे लिए, जहाज में बैठे और गायब हो गए। इतने ज्यादा पैसे थे कि इनको छोड़ने पड़े नीचे, ये गायब हो गए। इनके जाने के बाद या इनके जाने के लगभग उसी वक्त ये बयान सबको दिया गया कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, और हम सब लोग संभाल लेंगे, हम मिलकर लड़ेंगे, मिलकर सिचुएशन फेस करेंगे। पब्लिक का मोरल कर दिया बूस्ट। पब्लिक को ऐसा लगा कि अशरफ गनी, जो वो कहते थे कि अफगान मेरे बच्चे हैं, मैं फादर फिगर हूं, मैं बाप हूं अफगानियों का, तो भाई बाप ने बच्चे को धोखा दे दिया। उस मुगालते में रखा कि कुछ ना कुछ होने वाला है। 24 घंटे के अंदर काबुल गिर गया। वो 24 घंटे का सफर 25-24 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर अफगान तालिबान था। कोई अफगान आर्मी लड़ी नहीं उनसे, कुछ नहीं हुआ। वो टहलते टहलते गाड़ी चला के काबुल के अंदर 22 दिन में कैप्चर किया है। मेजर, एक आर्टिकल में पढ़ रही थी कि कैसे एक प्रांत दर प्रांत 22 दिन में, जो 20 साल से जंग लड़ी जा रही थी, अमेरिकी सैनिकों ने, अमेरिका ने हाथ खींच लिए, उसके बाद 22 दिनों में कैप्चर कर दिया। मैं बता रहा हूं आपको ये हुआ कैसे। देखिए, हुआ इसी से, इसके पीछे प्लानिंग है, इसके पीछे साजिश है, इसकी वजह से काम हो रखा है ये। और काबुल पहुंचते ही ये सेना ने सरेंडर कर दिया था। जी, वो तस्वीरें भी थी। नहीं, काबुल पहुंचते ही सेना ने सरेंडर कर दिया। साफ सीधी बात है, वहां पे तैयार था अफगान आर्मी का जनरल। जैसे तालिबान आया, उसने बोला साहब लाइए कागज दिए, उसने साइन करा, कह रहा सरेंडर। तब तक उनका मार्शल भाग चुका था बाहर, अशरफ गनी भाग चुका था, पूरी उनकी कैबिनेट भाग गई। विदिन 7-8 आवर्स उन्होंने खाली कर दिया और लोगों को छोड़ दिया। तालिबान अब ये जहाज से गिर रहा है, कोई मर रहा है वहां पे, ये गिफ्ट देकर गए हैं। मेजर, ये जो 2 तस्वीरें हम अभी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये सब कुछ सारी कहानी बयान कर रही हैं कि लोगों में कितना डर और दहशत है तालिबानियों का, जिसकी वजह से वो देखिए पहिए पर चढ़े हुए और उसके बाद में वो गिर गए। देखिए, मैं आपको बताता हूं सृष्टि, बहुत अच्छी बात आपने करी है। ये जो फोटोग्राफ है ना, जिसमें दिखा रहे हैं कि जहाज से गिर रहा है आदमी, हर एक कन्फ्लिक्ट की एक फोटोग्राफ होती है जो कि उस कन्फ्लिक्ट की कहानी। मेजर, मैं आपको रोकूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बता दे दर्शकों को। हिमानी के पास बड़ी खबर है। हिमानी, बिल्कुल देखिए, इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है और ये तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखाएंगे कि देखिए इस वक्त तालिबान में, अफगानिस्तान में जो तालिबान के राज की बात हो रही है या नई सरकार की बात हो रही है, इसे लेकर अफगानिस्तान में इस वक्त एक चर्चा हो रही है दोहा में तालिबानी सरकार पर कि आखिर किस तरह से ये काम करेगी आगे, क्या कुछ रहेंगे वो तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इससे पहले हमने 1996 से 2001 के बीच में देखा था, क्या वही तमाम चीजें एक बार फिर से होनी जा रही है? क्या
वही तमाम फरमान जो जारी किए जाते थे या वही तमाम चीजें जो होती थी, क्या वो एक बार फिर से होंगी? फिलहाल तो इसे लेकर के आगे अब क्या, तो उसे लेकर, क्योंकि हर किसी के जहन में ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है निधि और सृष्टि कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है, किस तरह से आगे एक्ट करेगी ये सरकार। क्योंकि देखिए अब इसमें अब और कोई शक व शुबा नहीं है, तालिबान का राज यहाँ पर हो चुका है और अब किस तरह से आगे बढ़ेगी ये सरकार और क्या कुछ रहेगा, उन तमाम चीजों पर बैठक हो रही है और इसी को लेकर ये चर्चा हो रही है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हिमानी, जो दुनिया भर के मुल्क हैं वो अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं। मेजर, जो दोहा में अगर चर्चा इस तरह की हो रही है, जो बैठकें करता है कि अफगानिस्तान की संरचना होनी चाहिए, ये आप क्या इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए दुनिया कंडेम करेगी, लेकिन ये कंडेम कब तक करेगी? ये जो टेक ओवर है, दिस इज एन आर्म टेक ओवर। पहले हमें ये समझना पड़ेगा, तालिबान कोई इलेक्शन से नहीं आए। जो इलेक्शन से नहीं आया, आप उसको इलेक्शन से नहीं निकाल सकते। दुनिया क्या कह रही है, तालिबान को पहले भी फर्क नहीं पड़ता था और मुझे लगता है कि ये मीडिया सेवी हो गए, उनको आज भी फर्क नहीं पड़ता है। तालिबान का सिंपल सा रूल है, हथियार इनके पास है, ये लोग चढ़ दौड़े, काबुल उन्होंने ले लिया। देखिए इनका माइंडसेट वही 1000 साल पुराना माइंडसेट है इनका माइंडसेट ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इन्होंने काबुल ले लिया, अब दुनिया कंडेम करेगी, दुनिया बोलेगी तालिबान बुरे लोग हैं। तालिबान को क्या फर्क पड़ रहा है, आप उनको अच्छा बोले बुरा बोले, वो तो काबुल में बैठ गए, काबुल में काबुज हो गए। अगर तालिबान को निकालना है तो सिर्फ एक चीज हो सकती है कि वहां पे आप जिस तरीके से तालिबान पावर में आया था वही इस्तेमाल करके उनको पावर से निकाला जाए। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई सूरत नहीं है। अगर आप वहां पे 3-4 लाख की फोर्स भेजते हैं, आप मतलब पूरी दुनिया मिलकर अगर भेजती है वहां पे, तब कोई बात बनेगी जिससे दौड़ के, क्योंकि तालिबान, मैं आपको बता रहा हूं, जब पिछली बार तालिबान के ऊपर 9/11 पे बमबारी हुई थी, ये 2-3 दिन के अंदर काबुल छोड़ के भाग गए थे जंगलों में, सहराओं में, ये भाग गए थे। तो तालिबान तो मेजर आतंक की भाषा ही समझता है, जैसा आप कह रहे हैं कि कोई इलेक्शन के जरिए थोड़ी ना सरकार हटाएगा या सरकार आ जाएगा। यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात यह कि आतंक के जरिए, जिहाद के जरिए, दहशतगर्दी के जरिए आपने कब्जा जमा लिया। नहीं, वही कर रहा है ये तालिबान। और तालिबान को, क्योंकि ये बल प्रयोग से आया है, ये बल प्रयोग की ही भाषा समझता है। ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड ने इनको कंडेम करा है, बोरिस जॉनसन ने कंडेम करा है। अब इसकी क्या वैल्यू है? बोरिस जॉनसन करते रहे 10 साल और कंडेम करे, तालिबान को क्या फर्क पड़ता है उससे? तालिबान इज नॉट इंटरेस्टेड। चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया, अब देखिएगा 15, 20, 25 मुल्क और इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे 1 महीने के अंदर, उनके सबके एम्बेसीज खुल जाएंगे। तालिबान इज इन बिजनेस, कोई कंडेम करता रहे। देखिए धीरे 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 द वर्ल्ड विल ऑल्सो एडजस्ट। तालिबान ये सब करना अपना ऑन द फेस ऑफ इट बंद कर देगा, जिससे वर्ल्ड को चिढ़। देखिए आप दुनिया को बहाना मत दीजिए, आप औरतों को पत्थर से मार के उनकी जान मत लीजिए, आप खुलेआम टेलीफोन पोल पे लोगों को फांसी मत दीजिए, आप खुलेआम लोगों का एग्जीक्यूशन करके वीडियो बना के उसको इंटरनेट पे मत डालिए। ये 4-5 चीजें हैं, अगर तालिबान अपने आप को रुक जाएगा तो धीरे धीरे महीने 2 महीने के अंदर प्रेशर खत्म हो जाएगा। एक सवाल सृष्टि ने जो पूछा था, क्या भरोसा करने लायक है तालिबान? क्योंकि रस्सी के सहारे जो लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको तो तालिबान ने वहां पर रुकवा कर अपना तालिबानी सलूक किया कि नहीं जाने देंगे हम। नहीं, देखिए कैसे भरोसा? मैं आपको 2 चीजें बताता हूं इसमें। हम लोग कह रहे हैं ना कि तालिबान भरोसा करने के लायक है, बिल्कुल नहीं। जहां तक कश्मीर की बात है भरोसा मत करिए, लेकिन जहां तक अफगानिस्तान की बात है, आपके पास चॉइस क्या है? तो यहां पे ओवैसी साहब को मैं अग्री करता हूं, उनकी बात से, उनके एनालिसिस से मैं अग्री करता हूं कि यू हैव नो चॉइस। आप बात किससे करेंगे? आप तालिबान से बात करेंगे, या फिर तालिबान के जो नए मालिक हैं चीनी, आप उनसे बात करेंगे। और आप किससे बात करेंगे? अशरफ गनी तो चला गया, अमरुल्लाह सलेह इज इन पंजशेर, आप बात किससे करेंगे वहां पे? द सिस्टम हैज कोलैप्स्ड इन अफगानिस्तान। आपको बात करनी है तो आपको तालिबान से ही बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और ऐसा जब अशरफ गनी की बात यहाँ पर मेजर आपने की, और जैसे पैसे की बात आ रही कि इतना ज्यादा कैश लेकर वो निकले कि वो जा ही नहीं पाए और उनकी लैंडिंग ही नहीं हो पाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा पीठ पर छुरा जो भोंका गया है वो अफगानिस्तान की जनता पर भोंका गया है। वो अब ये नहीं समझ पा रहे कि अब उन्हें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आए उनका भी यही कहना था कि जब हमारे राष्ट्रपति ने हमें धोखा दे दिया तो हम तालिबानियों से क्या शिकायत करेंगे। नहीं, बिल्कुल। और तालिबानियों से कम देखिए, तालिबान, आप देखिए कि इसमें से मैं तालिबान को यहां पे डिफेंड नहीं कर रहा, वो टेररिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे पहले जब तालिबानी आए इख्तिदार में, पावर में, उन्होंने क्या करा? जो उनके साथी थे जेल में, उन्होंने अपने साथियों को जेल से छुड़वाया। ठीक है, ये तालिबानियों की कारकर्दगी, ये तालिबानियों का एक्शन है कि अपने साथियों को जेल से छुड़वाया। अशरफ गनी का क्या है? जैसे ही पैसा आया जहाज लेके भाग गया और लोगों को बोला तुम चिंता मत करो, सब ठीक है, और वो गायब हो गया। और यहाँ पे लोगों को ये इमेजेस आप देख रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मर रहे हैं, बेचारे परेशान हो रहे हैं। ये अबैंडन्ड लोग हैं, ये अबैंडन्ड लोग हैं। दीज आर एक्चुअली पीपल विदाउट अ स्टेट।
मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अफगानिस्तान में वो रहना नहीं चाहते और कोई इनको पर एक्सेप्ट आप करने क्या को तैयार कर नहीं सकते है। हैं मेजर, क्या कर सकते हैं? आप कुछ कोई नहीं, सॉल्यूशन नहीं। आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर तालिबान के ऊपर डाल सकते हैं। तालिबान को आप प्रलोभन दे सकते हैं। तालिबान को यह बोल सकते हैं कि आप लोगों से अच्छा सलूक करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप देखिए, या तो आप तालिबान से बातचीत करिए जैसा ओवैसी साहब कह रहे हैं, या तो आप तालिबान से बात करिए, या फिर आप बोलिए कि ठीक है हमें और एक राउंड खून खराबे का चाहिए और हम वहां पे फोर्स भेज रहे हैं, फिर मल्टीनेशनल फोर्स वहां पे जाए और तालिबान से लड़े। क्या बातचीत से बात बनेगी आपको लगता है? देखिए सुनिए, मुझे लगता है बातचीत से बात बनेगी और उसका कारण यह है कि तालिबान जो है, बातचीत से चाइना ने बात बनाई ना। चाइना ने बात बनाई है, रशिया अपनी बात बना रहा है तालिबान से, तो हिंदुस्तान भी अपनी बात। देखिए, आपको तालिबान पसंद आए ना आए, वो आपकी पर्सनल फीलिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप तालिबान से बात नहीं करेंगे इस वक्त, तो आप किससे बात करेंगे? और आप तालिबान से तो 1 साल से बात कर ही रहे हैं। इंडिया हैज बीन टॉकिंग टू द तालिबान फॉर द पास्ट 1 ईयर। ऐसा नहीं लग रहा कि अशरफ गनी की सरकार का पूरा प्री प्लान्ड खेल था, वो सिर्फ एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन पहले ऑडियो चलता है और अगले दिन ही वो इस्तीफा देके चले जाते हैं। मतलब ये पूरी साजिश थी। बिल्कुल साजिश थी, एक प्लान था अपने लोगों को धोखा देने का। और ये देखिए, ह्यूमन कैटास्ट्रोफी इन फ्रंट ऑफ यू, ह्यूमन ट्रेजेडी इन फ्रंट ऑफ यू। लोग ये जो चढ़ रहे हैं दीवार पे, क्या कर रहे हैं? ये अपनी जान बचाने के लिए ये डायरेक्टली रनवे पे चले गए, एयर स्ट्रिप पे चले गए। कोई जहाज का पंख पकड़ रखा है, किसी ने पंखा पकड़ रखा है, किसी ने वो उसके व्हील्स पकड़ रखे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम चले जाएं बाहर मुल्क के। ये लोग क्या, इनको बेच दिया अशरफ गनी ने। अशरफ गनी ने इनकी जान ले ली है, इनके परिवारों की। अब क्या करेंगे यहाँ पे? और देखिए एक और चीज़, आप ये पूरा देख रहे हैं यहाँ पे, ज़्यादातर लोग जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको इसमें कोई औरत नहीं दिखेगी, आपको कोई वुमन नहीं दिखेगी इसमें 99% मेन है इसमें। तो लेडीज कहां गई हैं? छोड़ दिया सब डर के मारे कि ठीक है आप अपनी जान बचाओ। तो ये सब चल रहा है वहां पे। और एक बड़ी खबर और कि यूएनएससी की जो बैठक है वो अब शुरू होने ही वाली है। हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद की बैठक बहुत अहम है और जो तालिबानी कब्जे के बाद हो रही है इसीलिए ज्यादा अहम है। और अफगान संकट पर इस बैठक में अब चर्चा होगी। अफगान संकट पर इस पूरी बैठक में चर्चा होगी और भारत बुलंदी के साथ मेजर अपनी बात रखेगा। ये तालिबानी संकट के बाद ये बैठक हो रही है वो बहुत अहम है। नहीं, बिल्कुल ये बैठक अहम है क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वो इंटरनेशनल इदारा है जिसको हक है ट्रूप्स डिप्लॉय करने का। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इन्हीं कुर्सियों में से एक कुर्सी में चाइना का रिप्रेजेंटेटिव भी बैठेगा और उसके पास वीटो पावर है। अड़ंगा लगाएगा वो। जी, अड़ंगा चाइना ने हर समय अड़ंगा लगाया। चाइना हर समय अड़ंगा लगाएगा क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि कोई मल्टीनेशनल फोर्स अफगानिस्तान में आए। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों की एपेटाइट है या लोग भेजना चाहते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करेगा क्या? रेजोल्यूशन पास करेगा, नंबर 1। अगर आपने रेजोल्यूशन पास कर भी दिया आपने, आप क्या रेजोल्यूशन पास करेंगे? आप ये रेजोल्यूशन पास करेंगे कि कोई देश तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। चाइना तो कर चुका है और चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बीचों बीच बैठा हुआ है। तो इससे क्या निकलेगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो निकलेगा। सृष्टि, अमेरिका की मूक सहमति, जैसे अब रूस पाकिस्तान की बात कर ले, चाइना की बात कर ले, इनका तो सपोर्ट था ही, लेकिन अमेरिका की मूक सहमति नहीं दिखाई दे रही मेजर इसमें। है, बिल्कुल अमेरिका की मूक सहमति है क्योंकि अमेरिका भी इनसे टच में था। अगर अमेरिकन ये बोलें कि साहब हमें ये नहीं पता लगा कि तालिबान बिल्कुल अगले दिन 24 घंटे काबुल पहुंच जाएगा, आई डोंट बिलीव दैट। क्योंकि इनके थिंक टैंक्स और पूरे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, सब लोग जो भी इनके बोल रहे थे, एक्सटर्नल अफेयर्स वाले हैं, सब कह रहे थे कि साहब 90 दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। वो 90-60 दिन एक हफ्ते में तब्दील कैसे हो गया? अमेरिकन इंटेलिजेंस इतना फेलियर तो नहीं कर सकता। दिस वाज ऑन द फेस ऑफ इट, तालिबान चला आ रहा है। और इन लोगों को तो अमेरिकन जानते हैं, 21 साल वहां पे अफगान आर्मी के साथ उन्होंने बिताए हैं। इनको पता है कि कितना उसका मादा है, कितना लड़ सकता है, कितना नहीं लड़ सकता है। तो अमेरिकन कमांडर्स कहते हैं वेरी ब्रेव, वेरी ब्रेव। ब्रेव का क्या है मतलब? वो लड़ा ही नहीं वहां पे। ये मेजर जो आप कह रहे हैं बड़ी बात है। अमेरिका ने जो पीठ दिखाई अफगानिस्तान को, 20 साल तक जंग लड़ी, उसके बाद कह दिया कि नहीं हम अपनी सेना को वापस बुला रहे हैं, तो इसके बाद ऐसा लगता है तालिबान ने अटैक और ज्यादा मजबूत होकर किया और ताकतवर हो गया वो। देखिए, इतने सालों तक जब अमेरिका वहां पे था, तालिबान के बारे में ज्यादा खबर आपको नहीं मिलती थी। तालिबान तितर बितर थे, बाहर रहते थे, चुप थे। जैसे ही पता लगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत शुरू करी कि वी शुड गेट आवर पीपल आउट, तालिबान में थोड़ी सी हरकत आई। जैसे ही जो बाइडेन बने प्रेसिडेंट, जो बाइडेन ने बोल दिया कि साहब आपको एनिवर्सरी ऑफ 7/11 की एनिवर्सरी से पहले मुझे लोग वहां से बाहर चाहिए। तो 7/11 की एनिवर्सरी तो बस फिर अबैंडनमेंट वाला मामला शुरू हो गया। जैसे ही हुआ वहां पे हाहाकार मच गई। अब ये जो लोग हैं जो आज छोड़ने, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं और निधि आप भी इस चीज पर गौर करिए कि ये लोग जो वहां पे अब अफगानी जो हैं हमारे, जो वहां पे भगदड़ कर रहे हैं, ये बेचारे सिविलियंस जो हैं,
राइट ये लास्ट मोमेंट पे क्यों भाग रहे हैं जब इनको पता लगा था कि अफगान तालिबान पूरे देश पे कब्जा करता जा रहा है और किसी भी वक्त काबुल पहुंचेगा? क्योंकि ये न्यूज़ तो हम हर रोज देख रहे थे। किसी ना किसी ने तो इनको भरोसा दिया है कि कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है भरोसा प्रेसिडेंट की तरफ से ही शायद आया, अशरफ गनी की तरफ से ही आया कि हम आपके साथ खड़े हैं, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर आप अचानक से पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। जी, तो वही मैं कह रहा हूं, जब तालिबान पूरे देश को एक से लेकर एक जो शहर है इनके, मज़ार शरीफ ले लीजिए, हेलमंड प्रोविंस ले लीजिए, कुछ भी इनका, कोई भी इनका कस्बा है, गांव है, शहर है, जब सब में तालिबान धीरे 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 छा रहा है, तो ये आखिरी दिन के लिए छोड़ने के लिए किसने छोड़ दिया इनको कि तुम आखिरी दिन भागोगे? ये क्योंकि इनको आखिरी दिन तक झूठ बोला गया कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक ठाक है, अब ये फंस गए बीच में। एक दिन पहले तक झूठ बोला गया। और मेजर, अगर आतंकवाद की बात करें अब हम, तो क्या अभी तक हम पाकिस्तान की बात करते थे, पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी है वो पाल पोस रहा है, बड़े कर रहा है और वो हमले कर रहा है, लेकिन ये तो पूरा का पूरा देश ही तब्दील हो गया अब आतंकवाद। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पूरा देश तब्दील हो गया है और अब आतंकियों ने ही पूरे के पूरे देश पे ये काबिज हो गए हैं। आतंकी ये पूरे के पूरे इस देश पे इन्होंने कब्जा कर लिया आतंकियों ने। अब जो फिर मैं जाता हूं असदुद्दीन ओवैसी के बात पे। ओवैसी साहब ने, मैं पहली बार उनसे अग्री कर रहा हूं, मैं आज तक मैंने उनके किसी भी बयान से अग्री नहीं करा, पहले बार मैं अग्री कर रहा हूं कि ओवैसी ने सही बात बोली है। उन्होंने एक डिप्लोमेटिक बात बोली है, एक प्रैक्टिकल बात बोली है कि आपको तालिबान से ही बात कर, या तो आप उनसे लड़ लें या आप उनसे बात कर लें। इंडिया लड़ नहीं सकता तालिबान से क्योंकि कोई लैंड रूट नहीं है अफगानिस्तान जाने के लिए, इन द सेंस कि पाकिस्तान आपको राहदारी नहीं देगा। आप ईरान से नहीं जा सकते क्योंकि वॉर मींस अनदर थिंग। हमारे एम क्या है भाई? लोग कहते हैं कि आप वहां पे ट्रूप्स डालें, हमारे एम क्या है अफगानिस्तान में? हमारे एम ऐसे तो नहीं है कि हम अफगानिस्तान पे कब्जा कर लें या वहां से पहुंच जाएं। अगर कोई राहदारी देता है तो ठीक है, नहीं देता कोई बात नहीं। तो ये हमारे एम्स अलग हैं वहां पे, हमारे एम्स वॉर लाइक नहीं है, हमारे एम्स पीसफुल हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें बिल्कुल थोड़ा सा पीछे हट के 2 मिनट सांस लेने की जरूरत है। ये जो हम लोग नैतिकता का ज्ञान देते हैं ना सबको, ये थोड़ा सा अपना ज्ञान कम करें। और मुझे तो लग रहा है अब ये जो सांस लेने की जरूरत पड़ी है वो यूएनएससी की बैठक में है, क्योंकि भारत की अध्यक्षता में मेजर दूसरी बार ये इमरजेंसी बैठक हुई है अफगानिस्तान संकट पर। और जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने साफ तौर पर कंडेम किया, निंदा की कि जो हिंसा हुई है, नरसंहार हुआ है अफगानिस्तान में अफगान लोगों के साथ, वो बहुत बुरा है। और इस वजह से ये इमरजेंसी बैठक है जिसकी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है दूसरी बार। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन यहां पे तालिबान का भी नुमाइंदा बैठा हुआ है इस मीटिंग में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में तालिबान का एक नुमाइंदा बैठा है और उस नुमाइंदे का नाम है चीन, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर है। वो यहां पे गाने गाएगा अफगान तालिबान के कि जी कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, हम संभाल लेंगे। ये आश्वासन देगा दुनिया को। अगर थोड़े बहुत सैंक्शंस लगा भी देते हैं लोग अफगानिस्तान में, उससे क्या फर्क पड़ेगा अफगानिस्तान को? अफगानिस्तान और एक बड़ी खबर आ रही है मेजर, मैं आपको रोकूंगी। और एक बड़ी खबर यह है कि भारतीयों को लेकर हिंडन एयरबेस पर उतरा है C-17 ग्लोब मास्टर। ये बड़ी खबर है, काबुल से भारत लौटा है C-17 ग्लोब मास्टर भारतीयों को लेकर। जो भारतीय वहां पर इंतजार कर रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, रिपब्लिक भारत पर ही एक भारतीय ने मदद की गुहार लगाई थी और अब उन तक मदद पहुंची है हिंडन एयरबेस पर। मेजर, ये बड़ा पड़ाव है कि अब भारत पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जुट गया है। नहीं, बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी खबर है कि हमारे देशवासी हैं। ये देखिए इमेजेस आ रही हैं, ये आ गए हमारे लोग वापस। एक आया है अभी विमान और 2 अभी और वहां पर मौजूद हैं जो कि भारतीयों को वहां पर लेकर आएगा। वो विमान भी, दोनों विमान भारतीयों को लेकर आएंगे। अभी एक पहुंचा है हिंडन एयरबेस पर, शायद देर रात से पहुंचे जी, क्योंकि वहां से फ्लाइंग टाइम है कुछ घंटे का, लेकिन बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल, बहुत राहत वाली है। इस संकट की घड़ी में जो दर्दनाक तस्वीरें हम काबुल एयरपोर्ट से देख रहे हैं, ये राहत वाली खबर है। सृष्टि, बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम लगातार बता रहे हैं, ये तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं कि आखिरकार हिंडन एयरबेस पर किस तरीके से ग्लोब मास्टर उतरा है C-17, और अभी 2 और हैं विमान जो अभी आने बाकी हैं। और भारतीयों को महफूज सुरक्षित लाने की जो जिम्मेदारी यहां पर लगातार कही जा रही थी, वो अब पूरी की गई है। 2 और विमान आने बाकी हैं जो यहां पर लैंड करेंगे और तमाम लोगों को जो वहां फंसे हुए थे भारतीय, उन्हें सुरक्षित महफूज यहां पर वापस लाया जा रहा है। क्योंकि लगातार जब रिपब्लिक भारत से बातचीत कर रहे थे तो वो यही बोल रहे थे कि हम यहां पर फंसे हुए हैं, हमारे साथ में बच्चे हैं, हमारे पास कुछ खाने पीने की चीजें नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन भारत ने मुस्तैदी के साथ में अपना ये ऑपरेशन शुरू किया और उसके बाद में धीरे धीरे करके मेजर उसका इंप्लीमेंटेशन हमें दिख रहा है। नहीं, बहुत जबरदस्त न्यूज़ है और बहुत खुशी की न्यूज़ है कि ये हमारे लोग, ये तो खैर काबुल की खबर है ये जो हम टीवी पे देख रहे हैं, लेकिन जो ग्लोब मास्टर है वो लैंड कर गया हिंडन एयरबेस, गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस, वहाँ पे लैंड कर गया है और लोग वापस आ गए भारत। तो
रिपब्लिक भारत की तरफ से सबका बहुत बहुत स्वागत है वापस अपने देश में। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बाकी जो 2 विमान वहाँ पे हैं वो भी फ़ौरन यहाँ पे उनको लेके पहुँच जाएं। जो भी फ्लाइंग टाइम है, आज रात को ही पहुँच पाएंगे वो, लेट नाइट, उसके पहले नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी सुरक्षित यहाँ पे चले जाएं। और हाँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए वहाँ पे हिंदू और सिख हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेजर अमित कक्कड़ जो हैं हमारे सहयोगी सीधा दोहा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, दोहा में चर्चा हुई है इस बात को लेकर, ये बहुत बड़ी खबर है और भारतीयों को लेकर एक विमान C-17 ग्लोबमास्टर पहुंच चुका है। अमित, वहां से अपडेट दीजिए। जी हाँ, इस वक्त रिपब्लिक भारत दोहा से आपको लाइव अपडेट्स दे रहा है। कल शाम को एक खबर आई थी कि अफगानिस्तान से एक डेलीगेशन जो है वो दोहा की तरफ रवाना हुआ है, जहां कल रात को या आज सुबह कुछ वार्तालाप इनका बीच में होना था। दोनों जो वॉरिंग फैक्शंस हैं उन दोनों के बीच में जो बातचीत होनी थी वो उसका क्या नतीजा रहा, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी बाहर आना बाकी है। लेकिन जहां तक हमारे सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है, मैं ये बताना चाहूंगा हमारे जितने भी रिपब्लिक भारत के जितने भी दर्शक हैं, मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो तालिबान है वो इस प्रोग्राम पर काम कर रहा है कि किस तरीके से वहां पर जो है एक सरकार का गठन किया जा सके, जिससे कि सारा काम जो है वो ठीक सुचारू रूप से जो है वो चलता रहे। और इसमें कतार की जो सरकार है वो पूरा सहयोग दे रही है। कतार की सरकार ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी अमन और शांति जो है अफगान जो रीजन है, जो अफगान क्षेत्र है, वहां पर जल्दी से जल्दी बहाल किया जा सके, जिसके लिए तालिबान से भी ये कहा जा रहा है कि या तो वो डीएस्केलेट करें या फिर वो जो है जल्दी से जल्दी अपनी जो सरकार का गठन है उसे करें। और जहां तक कि कल सूत्रों से हमें ये भी पता चला था कि यूनाइटेड स्टेट्स और कतार गवर्नमेंट के बीच में भी जो है वो बिहाइंड द कर्टेन्स जो है एक बातचीत चल रही है कि किस तरीके से जितने भी अफगानी थे जिन्होंने यूएस ट्रूप्स को मदद किया था, 8,000 के करीब, उनको किस तरीके से रिहैबिलिटेट किया जा सके। तो इस एग्रीमेंट पर भी कतार गवर्नमेंट और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो है बिहाइंड द कर्टन से बात चल रही है। फिलहाल के लिए अपडेट है कि दोहा में जहां ये वार्ता चल रही है वहां तालिबान इस बात पर जो है ध्यान केंद्रित किए हुए है कि किस तरीके से जल्दी वहां पर एक नई सरकार का गठन किया जा सके जो कि तालिबान नियंत्रित हो। लेकिन सभी लोग चाहते हैं यहाँ पर दोहा में भी कि जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र में जो है जो शांति है उसे कायम किया जा सके। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल अमित, इस तनाव को कम करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए कतर सरकार क्या कुछ कर रही है? जी, कतर सरकार पिछले साल सितंबर से बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल रही है। वो चाहते हैं बहुत जल्दी इसका समाधान निकाला जाए, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका है, ये कैटास्ट्रोफी बन चुका है जहां पर बहुत हजारों लाखों की संख्या में लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं। कतार ये नहीं चाहता है, क्योंकि कतार में ही तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस बेस्ड है और वो चाह रहे हैं कि यहाँ जल्दी से जल्दी वार्ता को जो है संपन्न किया जा सके। कतार गवर्नमेंट अपनी निगरानी के अंदर इस वार्तालाप को जो है आगे बढ़ा रही है, जहां पर अफगानी रिप्रेजेंटेटिव या नेगोशिएटर भी हैं, जहां तालिबान नेगोशिएटर भी हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी हैं। तो ये सभी लोग इसी चीज पर काम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी क्षेत्र में जो है शांति जो है बहाल की जा सके, जिसमें कतार ने जो है पूरे विश्व में अब तक सबसे बड़ा रोल निभाया है। बिल्कुल अमित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जैसा कि बता रहे हैं तालिबान का जो पॉलिटिकल बेस है वो कतर में है और दोहा में ये लगातार चर्चा चल रही है, तालिबान के वहां पे प्रतिनिधित्व मौजूद है। क्या कुछ इस पूरे मामले पर तालिबान ने कहा है? इस पूरे नरसंहार के बाद अब तालिबान का क्या कहना है और कैसे डिफेंड करेगा वो दुनिया के सामने? जी देखिए, तालिबान का शुरू से ही एक ये मुख्य उद्देश्य था कि जिस तरीके से अब अमेरिकी जो फोर्सेस हैं, जो सेनाएं हैं अमेरिकी, वो जैसे ही हटती हैं ये तुरंत जो है अफगान क्षेत्र में काबिज हो जाएंगे। ये उसी देश के निवासी हैं, लेकिन ये फिर भी इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई इन्वेडर हो। अपने ही देश को इन्वेड करना इन्होंने जो है अपना एक मुख्य लक्ष्य बना लिया है, उसमें सत्ता पे काबिज होना इनका जो है, और जो दूसरे इस्लामिक लॉज हैं उनको इसमें क्षेत्र में लाना, ये इनका मुख्य ध्येय है। ये इस बात की वेट कर रहे थे कि किस तरीके से जो बाइडेन गवर्नमेंट जो है, जिन्होंने सितंबर तक का टाइम दिया था कि सितंबर तक अपनी फोर्सेस हटा लेंगे, और उसके बाद फिर जो बाइडेन की सरकार ने यहाँ तक ये भी कहा था कि 90 दिन लगेंगे काबुल पहुंचने में, तो अभी बहुत समय है, लेकिन उससे बहुत पहले जो है तालिबान जो है यहाँ काबिज हो चुका है।
तो ज्यादातर खेल जो है वो लग रहा है कि ये सत्ता पाने का खेल था। यहाँ पर जो है अशरफ गनी की सरकार को हटाने का खेल था, और जिसके अंदर आप ये देखिए कि इस वक्त चाइना जो है वो मैत्रीपूर्ण संबंध लेकर मेज पर आ गया है। रूस और टर्की ऑलरेडी जो है इनसे तालिबान से बात कर रहे हैं। तो ये सारा खेल एक तरीके से एक सत्ता को एक गलत तरीके से हथियाने का पूरा एक खेल लगता है। लेकिन जो हम बिल्कुल अमित बड़ी बात कह रहे हैं कि जो दोहा बैठक में दुनिया भर के देश शामिल हुए, उन्होंने निंदा की है, तालिबान को चेतावनी भी दी है कि तालिबान ऐसा नहीं कर सकता जिस तरह से वो नरसंहार कर रहा है। और एक और बड़ी खबर अफगानिस्तान पर यूएनएससी की यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद की बैठक जारी है, जिसमें यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस उनकी तरफ से कहा है कि हमें एकजुट होना होगा। ये बहुत बड़ी खबर है कि यूएन की तरफ से इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया है कि अब दुनिया भर के देशों को इकट्ठा होकर एकजुटता दिखानी होगी ताकि अफगान संकट से बाहर निकला जा सके। ये बैठक जारी है। यूएन महासचिव जो कि एंटोनियो गुतेरेस हैं, उनकी तरफ से कंडेम किया गया है अफगान संकट को। और खास करके तालिबान को कहा गया है कि तालिबान ने अपना वादा तोड़ा है, ये यूएन महासचिव का कहना है। अफगानिस्तान पर ये इमरजेंसी बैठक, ये आपातकालीन बैठक बुलाई गई जिसमें भारत अध्यक्षता कर रहा है। ये दूसरी बड़ी बैठक है अफगान संकट पर। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तालिबान राज किस तरह से काबिज हो चुका है अफगानिस्तान पर, उसके बाद दुनिया भर के देश हिल चुके हैं। अमेरिका लगातार अपने लोगों को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है। हर मुल्क अब ये चाहता है कि उसके जो अपने